नक्शे पर कैस्पियन समुद्र जैसा लगता है, जैसे वह दुनिया से जुड़ सकता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। यह पूरी तरह से स्थलरुद्ध है, पृथ्वी के हर महासागर से कटा हुआ है। और यही एक दिखने में आसान लेकिन गहरा सवाल उठाता है, असल में कैस्पियन है क्या? उस सवाल का जवाब सिर्फ किताब में लिखा तथ्य नहीं है। यह तय करता है कि विशाल ऊर्जा भंडारों पर किसका नियंत्रण होगा, किसे सैन्य पहुंच मिलेगी और कैसे 5 देश इस ग्रह के सबसे विवादित जल निकायों में से एक को आपस में बांटेंगे। और अब एक और समस्या भी है, जो हालात को हमेशा के लिए बदल सकती है। इसका नियंत्रण किसके पास है, समझने से पहले हमें जानना होगा कि यह क्या है और इस पर सहमति क्यों नहीं बनती। कैस्पियन सागर के चारों ओर रूस, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और कजाकिस्तान हैं। इन सभी को इसकी चाहत है। यह इतना बड़ा, मूल्यवान और असामान्य है कि न अनदेखा किया जा सकता, न अनिर्धारित छोड़ा जा सकता और न आसानी से वर्गीकृत किया जा सकता। ये खारा है, हालांकि समुद्र जितना खारा नहीं है। इसमें लहरें, धाराएं और पारिस्थितिक तंत्र हैं जो समुद्र जैसे हैं, लेकिन यह महाद्वीप के भीतर फंसा है। यही विरोधाभास समस्या की जड़ है। लाखों साल पहले कैस्पियन अलग थलग नहीं था। यह विशाल महासागर तंत्र का हिस्सा था जो वर्तमान यूरोप और एशिया में फैला था। टेक्टोनिक बदलावों ने इसे धीरे धीरे बंद कर दिया, जिससे वो पानी जो कभी दुनिया से जुड़ा था भीतर ही फंस कर रह गया। जो बचा था वो ना तो पूरी तरह झील था और ना ही पूरी तरह समुद्र। पानी का स्तर ऊपर नीचे होता रहा, लवणता बदलती रही, तटरेखा बदलती रही और वो अस्थिरता कभी रुकी नहीं। आधुनिक सीमाओं से पहले भी साम्राज्य और स्थानीय शासक नियंत्रण के लिए टकराते रहे। यूरोपीय नेताओं ने गठबंधन बनाकर और स्थानीय अधिकारियों को रिश्वत देकर तेल कुओं व व्यापार मार्गों तक पहुंच बनाई। यहां तक कि 10वीं सदी में भी तेल को रोशनी, दवा और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए निकाला जा रहा था। इससे एक परंपरा बन गई। साम्राज्य आते जाते रहे, पर किसी ने पूर्ण नियंत्रण नहीं रखा। एकल सत्ता की कमी ने क्षेत्र का भविष्य तय किया। कैस्पियन में वो परंपरा कभी नहीं टूटी, बस ये और महंगी होती गई। मछली पकड़ना, खासकर कैवियार के लिए स्टर्जन, अस्पष्ट शासन के चलते अत्यधिक दोहन का शिकार हुआ और जल्द ही ये समस्या बन गई। मछलियों की संख्या घटी, प्रजातियां खतरे में आ गईं। रुझान साफ था, जब नियम स्पष्ट न हो हर कोई अधिक से अधिक लेता है। यह पैटर्न मछलियों से आगे तेल और प्राकृतिक गैस जैसे बहुमूल्य संसाधनों तक फैल गया। इससे कैस्पियन आधुनिक ऊर्जा की जरूरतों से बहुत पहले ही बेशकीमती लक्ष्य बन गया। इस संसाधन पर नियंत्रण ने क्षेत्रीय और वैश्विक हितों को आकार दिया, जिसमें रूस मुख्य यूरोपीय शक्ति के रूप में सीधे पहुंच रखता था। रूस अकेला यूरोपीय देश है जिसकी कैस्पियन सागर तक पहुंच है। क्षेत्रफल बढ़ने के साथ ये इलाका उसके लिए खास रुचि का विषय बन गया। पीटर द ग्रेट के शासन में फ्योदोर सोइमानोव ने समुद्र का नक्शा बनाया, जिससे व्यापार और रूसी प्रभुत्व बढ़ा। इससे हथियारों की दौड़ शुरू हुई। आखिरकार कम्युनिस्टों की जीत हुई और सोवियत संघ ने कैस्पियन सागर पर नियंत्रण हासिल कर लिया। नियंत्रण का एक नया युग शुरू हो गया था। सोवियत प्रभुत्व के कारण कैस्पियन क्षेत्र अधिकतर केंद्रीकृत नियंत्रण में था। इससे केवल ईरान ही एक स्वतंत्र तटीय राज्य के रूप में बचा, जो वैश्विक शक्तियों के साथ अपने जटिल संबंधों को संभाल रहा था। क्योंकि दुनिया का रुख तेल तय करता है, कैस्पियन तेल पर नियंत्रण का मतलब था शक्ति। सोवियत संघ ने वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए इन संसाधनों पर निर्भर किया। वहीं शीत युद्ध ने तटीय औद्योगिकरण बढ़ाया। तेल रिग, टैंकर और बुनियादी ढांचे ने क्षेत्र को बदल दिया। पर्यावरण चिंताएं भू राजनीति के आगे पीछे रह गईं। सोवियत युग की पाइपलाइनों ने आर्थिक जीवन रेखा के साथ कानूनी जटिलताएं भी बनाई, जो आज भी हैं। तेल पाइपलाइन, बंदरगाह और भंडारण नेटवर्क ने संसाधन नियंत्रण का पहला आधुनिक खाका बनाया। स्वतंत्रता के बाद भी इन अवसंरचनाओं ने तय किया कि कौन से मार्ग उपयोग होंगे, किन राज्यों को फायदा मिला और अंतर्राष्ट्रीय साझेदार पहुंच के लिए कैसे बातचीत करेंगे। और फिर सब कुछ अचानक बिखर गया। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ कैस्पियन सागर के तटों में जबरदस्त बदलाव आया। रूस के क्षेत्रफल के घटने के साथ 15 राज्यों ने स्वतंत्रता प्राप्त की। अजरबैजान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान को कैस्पियन सागर के तट का बड़ा हिस्सा मिला। रूस को अब भी पहुंच थी, लेकिन समुद्र अब नए उभरते देशों के बीच सख्ती से बंट गया था
और सभी की अपनी आर्थिक महत्वाकांक्षाएं थीं। लोगों ने इस क्षेत्र को अवसर के रूप में देखना शुरू किया। भविष्य के अमेरिकी उपराष्ट्रपति डिक चेनी ने कैस्पियन क्षेत्र को दुनिया के प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों में बताया। ये उभरते हुए देश रूस की छाया से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए वे पश्चिमी प्रभाव के लिए तैयार थे। इसी बीच सोवियत नियंत्रण 3800 मील की समुद्री सीमा से घटकर सिर्फ 464 मील रह गया। जब दांव पर इतना कुछ था तो तनाव बढ़ गया। हर कोई इस जटिल और बहुमूल्य क्षेत्र में बढ़त हासिल करने की कोशिश कर रहा था। कैस्पियन का दर्जा दशकों तक अनिश्चित बना रहा। प्रारंभिक समझौते जैसे 1921 और 1940 के सोवियत ईरान संधि सोवियत संघ के विघटन के बाद अप्रासंगिक हो गए, जिससे इस क्षेत्र के संसाधन दावेदारी के लिए खुल गए। वर्गीकरण का सवाल आज भी बना हुआ है। ऐसा माना जाता है कि कैस्पियन सागर के नीचे 292 ट्रिलियन घनफीट से भी ज्यादा प्राकृतिक गैस दबी हुई है। ये मात्रा अमेरिका की वर्तमान खपत के हिसाब से करीब 9 साल के लिए काफी है, जिससे ये विश्व के सबसे बड़े अप्रयुक्त भंडारों में शामिल होता है। रूस और ईरान ने हमेशा की तरह झील के वर्गीकरण को आगे बढ़ाया है, क्योंकि इससे 3 नए देशों को बाहर रखा जा सकता है। लेकिन अगर इसका वर्गीकरण बदलता है तो बाकी सब कुछ भी बदल जाता है। अगर इसे समुद्र के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय कानून लागू हो जाता है। खुली पहुंच, साझा संसाधन, कोई एक देश समुद्र तल को नियंत्रित नहीं करता। अगर इसे झील माना जाए तो पुराना सोवियत ईरान ढांचा अधिक प्रभावी होता है और इसे मजबूत दावेदारों में बांटा जाता है। इससे पूरी तरह से नियम बदल जाते हैं, और यही तो ताकतवर लोग नहीं चाहते। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से रूस की अर्थव्यवस्था प्रतिबंधों के कारण संघर्ष कर रही है। अब वह कैस्पियन की संसाधनों में और ज्यादा रुचि लेने लगा है, जबकि ईरान इस्लामी गणराज्य बनने के बाद से ही संघर्षों में उलझा है। कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और अजरबैजान सभी क्षेत्रीय शक्ति बनने के लिए प्राकृतिक संसाधनों पर बहुत अधिक निर्भर हैं। हर इंच पर विवाद हो रहा है, और ये इंच अरबों का फर्क ला सकते हैं। ऊर्जा उत्पादन एक बहुत बड़ा दांव है। अजरबैजान कैस्पियन सागर के मौजूदा तेल का लगभग 60% उत्पादन करता है। दशकों की ड्रिलिंग और तटीय द्वीपों पर रणनीतिक स्थिति ने इसे एक बढ़त दी है। इस क्षेत्र का खुला बाजार और संसाधनों की संपन्नता तनाव और संघर्ष की संभावना बढ़ाते हैं। कैस्पियन के आसपास के हर देश के दावे एक दूसरे से टकराते हैं और अक्सर विवाद होते रहते हैं। अजरबैजान ने देखा है कि ईरान और तुर्कमेनिस्तान, जिसे वो अपना क्षेत्र मानता है, उसमें विस्तार चाहते हैं। अगर कैस्पियन सागर के इतिहास की सबसे बड़ी परियोजना हकीकत बन जाती है तो यह और भी मुश्किल हो सकता है। यह ट्रांस कैस्पियन तेल परिवहन प्रणाली की ओर ले जाता है, जो कजाकिस्तान से अजरबैजान और फिर सीधे काला सागर या भूमध्य सागर जैसे व्यस्त केंद्रों तक तेल पहुंचाने की एक विशाल परियोजना है। ये एक्सप्रेस मार्ग बनेगा और पहले रोजाना 5 लाख बैरल तेल ले जाएगा। ये पश्चिमी बाजारों की ओर झुकाव वाले देशों के बीच रणनीतिक ऊर्जा गठबंधन है। इस परियोजना का असर बहुत दूरगामी हो सकता है। पारंपरिक रूसी और ईरानी मार्गों को छोड़कर यह ऊर्जा कीमतों और राजनीतिक प्रभाव में क्षेत्रीय वर्चस्व को बदल सकता है। पर्यावरण संबंधी चिंताएं भी महत्वपूर्ण हैं। समुद्र के नीचे निर्माण से पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होगा और टैंकर यातायात बढ़ेगा, लेकिन यह पाइपलाइन अन्य शक्तिशाली खिलाड़ियों को बाहर करेगी। रूस और ईरान दोनों ने इस परियोजना का विरोध जताया है। यह उनके प्रभाव को दरकिनार करता है और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को अजरबैजान व तजाकिस्तान की ओर मोड़ सकता है। 2005 से योजना बनाने के बावजूद लॉजिस्टिक, राजनीतिक और पर्यावरणीय बाधाओं ने प्रगति को धीमा कर दिया है। ये परियोजना काफी हद तक अधूरी है, लेकिन फिर भी तनाव का केंद्र बनी हुई है। इस परियोजना के इर्द गिर्द अनिश्चितता इस क्षेत्र की नाजुकता को और बढ़ा देती है। हर प्रस्तावित मार्ग राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य गणनाओं को नया रूप देता है। 2018 के समझौते ने सतही अधिकारों और मछली पकड़ने की पहुंच को तय कर दिया, लेकिन समुद्र की सतह के नीचे जहां असली ऊर्जा संपदा है, उसे पूरी तरह अनसुलझा छोड़ दिया। संसाधनों से आगे रणनीतिक नियंत्रण भी दांव पर है। रूस पर्यावरण संरक्षण की बात करता है, लेकिन वोल्गा नदी और वोल्गोडॉन नहर से अपनी पहुंच भी सुरक्षित करता है, जबकि अजरबैजान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान स्थलरुद्ध हैं और रूस के पास इसे रोकने के विकल्प दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं।
कुछ समय तक रूस और ईरान इस क्षेत्र में निर्विवाद सैन्य शक्ति थे। दोनों को ऐसे संघर्ष झेलने पड़े जिससे उनकी सेनाएं कमजोर हुईं, जबकि पूर्व सोवियत राज्यों ने नौसैनिक उपस्थिति बढ़ा ली है। अब सभी 5 सीमावर्ती देशों की यहां मौजूदगी है। नियंत्रण हासिल करने की किसी भी कोशिश का जवाब सैन्य बल से दिया जाएगा। फिलहाल सभी 5 दावेदार एक असहज शांति में बैठे हैं। कैस्पियन सागर पर 5 देशों के दावों के कारण कुछ देशों ने समझौते किए हैं। रूस, कजाकिस्तान और अजरबैजान के बीच मध्य रेखा आधारित द्विपक्षीय समझौते हैं। हर किसी को ठीक वही नहीं मिलता जो वह चाहता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा जरूर मिलता है। अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान साझा क्षेत्र पर विवाद करते हैं। हालांकि तनाव आमतौर पर कूटनीतिक रहता है, लेकिन ईरान अधिक आक्रामक रहता है। कैस्पियन सागर में इस्लामी गणराज्य के कई कम तीव्रता वाले विवाद हैं। अजरबैजान के अनुसार ईरानी गश्ती नौकाओं का अन्वेषण जहाजों पर गोली चलाना तनाव दर्शाता है। ईरान बातचीत में भी सख्ती दिखा रहा है। वे 5 देशों के बीच एक एकीकृत समझौते और कैस्पियन सागर के अधिकारों में बराबर हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं। लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बाकी है। समुद्र तल का क्षेत्रीय निर्धारण अब भी तय नहीं हुआ है, और वही ऊर्जा के सबसे समृद्ध स्रोतों में से एक है। समझौते केवल आसान सतह से जुड़े मुद्दों तक ही सीमित हैं। पानी सीमाओं को नहीं मानता। कैस्पियन सागर तक 6 नदियां अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं पार करती हैं, जबकि वोल्गा नदी सिर्फ रूस में है। कुरा नदी 3 देशों से होकर बहती है, जिनमें से 2 जॉर्जिया और तुर्की की कैस्पियन सागर से कोई सीमा नहीं लगती। इससे समुद्र से तेल बाहर ले जाने की प्रक्रिया और भी जटिल हो जाती है। हर वैकल्पिक मार्ग अलग कूटनीतिक समीकरण लाता है, और इन देशों का भविष्य इसी संतुलन पर निर्भर हो सकता है। कैस्पियन सागर के नीचे तेल का मालिक कौन है? ये सवाल वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा असर डालता है। ईरान और रूस ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिससे उन्हें लगा कि उन्हें बढ़त मिल गई है, लेकिन बदलती सीमाओं ने वो स्थिति बदल दी। समुद्र तल के नीचे खरबों डॉलर की संपत्ति है। हर देश की क्षेत्र में सैन्य मौजूदगी है, पर इसका अर्थ ये नहीं कि उन्हें वर्चस्व मिलेगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ उनका हित नहीं है। इस पूरे मामले में एक छठा चुपचाप मौजूद पक्ष भी है, और हो सकता है कि उनका निवेश सबसे बड़ा हो। इन देशों ने शेल, एक्सॉन मोबिल जैसी वैश्विक कंपनियों और ल्यूकॉयल जैसी क्षेत्रीय शक्तियों से समझौते कर भारी निवेश किया है, जिससे राजनीतिक हलचल होने पर उनके मुनाफे को खतरा हो सकता है। इसका मतलब ये है कि विडंबना ये है कि फिलहाल की स्थिति ही सभी के लिए सबसे बेहतर हो सकती है। जब सभी जुड़े हों तो किसी के पास पूरा नियंत्रण नहीं रहता। 5 सरकारें और 2 तेल बहुराष्ट्रीय कंपनियां सभी एक ही अनसुलझे सवाल से लाभान्वित होती हैं। इसी कारण वर्गीकरण का विवाद 30 साल से जारी है, क्योंकि उस जवाब की कीमत बहुत से लोगों के लिए बहुत ज्यादा है, और इसलिए फिलहाल ये नाजुक संतुलन बना हुआ है। अगर किसी एक देश ने कैस्पियन पर प्रभुत्व पा लिया तो सारी रोक-टोक खत्म हो जाएगी। तेज आर्थिक गतिविधियां इन जलों में कई प्रजातियां विलुप्त कर सकती हैं। दुनिया की तेल आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा एक आर्थिक गठबंधन के पीछे बंद हो सकता है, लेकिन ये बदलाव इस तरह हो सकता है जिसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। कैस्पियन सागर सिकुड़ रहा है। यह एक धीमा लेकिन लगातार बना रहने वाला खतरा है। 2006 और 2024 के बीच जलस्तर 6.5 फीट गिर गया और समुद्र तल से 95 फीट नीचे रिकॉर्ड न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया। अनुमान है कि इस सदी में इसमें 59 फीट की गिरावट आ सकती है। यह समुद्र के कुल क्षेत्रफल में 25% की कमी होगी। जैसे जैसे कैस्पियन सागर का सतही स्तर घटता है, मछली पकड़ना और भी मुश्किल हो जाएगा। यहाँ तक कि गहरे समुद्र में तेल की खुदाई भी मुश्किल में पड़ सकती है। प्लेटफॉर्म्स मौजूदा समुद्र स्तर को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए हैं, लेकिन यह बदलाव हर जगह समान नहीं है। कैस्पियन सागर का कजाकिस्तान वाला उत्तर पूर्वी क्षेत्र संवेदनशील है, क्योंकि वहां गहराई कम है और वो रेगिस्तानी परिस्थितियों के निकट है। कजाकिस्तान का ऊर्जा क्षेत्र उसकी अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा है। तेल और गैस लगातार इस क्षेत्र से बाहर ले जाई जा रही हैं और इससे जल स्तर में गिरावट तेज हो सकती है। लेकिन ये अकेला कारण नहीं है और सबसे बड़ा कारण आसानी से हल नहीं होगा। कैस्पियन सागर अंततः उस संकट का शिकार हो सकता है जो पूरी दुनिया में जल निकायों को खतरे में डाल रहा है। जलवायु परिवर्तन, बढ़ते तापमान, घटती वर्षा
और बढ़ता वाष्पीकरण पानी की भरपाई करना और भी मुश्किल बना देते हैं। जहां एक ओर बर्फ की टोपियों के पिघलने से महासागरों का स्तर बढ़ रहा है, वहीं कैस्पियन सागर के पास ऐसा कोई निकास नहीं है। महासागरों के विपरीत कैस्पियन सागर का कोई निकास नहीं है। पानी घटने पर जीवन की जद्दोजहद और इंसानों की प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है। कजाकिस्तान पहला देश है जिसने देखा कि उसके हिस्से का कैस्पियन सागर सिकुड़ रहा है। ये आखिरी नहीं होगा, जिससे क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। आर्थिक, राजनीतिक और पारिस्थितिक दबाव बढ़ने वाले हैं और इससे हालात और भी खराब होने की संभावना है। उन देशों के बीच संघर्ष लगभग तय है जो इस क्षेत्र को साझा करते हैं, क्योंकि जब हिस्सा छोटा होता है तो हर कोई पहले अपना टुकड़ा चाहता है। आज मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें व नोटिफिकेशन ऑन करें, इससे फर्क पड़ता है। एक बार फिर धन्यवाद और मैं आपको अगली बार मैप पैक पर मिलूंगा।